प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे चिक डेवलपमेंट, चूजे का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ चिक, मतलब चूजे में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ निषेचन के बाद, उनमें एम्ब्रियो तक फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इस सब चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो चूजा क्या है? चूजा जो है मुर्गी, जैसे मुर्गी जो होता है, मुर्गी को हम चूजे कहते हैं, उसके बच्चे जो होते हैं, चूजे का परिवर्तन इसमें इसमें आप बर्ड से भी रिलेटेड कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो मुर्गे में अगर हम देखें, मुर्गे में देखें का शुक्राणु जो होता है गतिशील होता है। देखिए उसका शुक्राणु जो होता है वो मोवेबल होता है, मोवेबल होता है, धागे के समान होता है और फ्लैजिलेटेड संरचना होता है। इसमें फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनका ये जो है 3 भागों में बटे होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल में बना होता है। इनका 3 भागों में क्या होते हैं? बटे होते हैं। मुर्गी का अंडाणु और मुर्गे का ये बात हुई, स्पर्म कैसे होता है, स्पर्म की संरचना क्या होती है। अगर हम मुर्गी की बात करें, मुर्गी का अंडा जो होता है, एग जो होता है, वो किस प्रकार का होता है? टीलोल स्थल होता है। टीलोल स्थल मतलब एक साइड में याक की मात्रा अधिक पाई जाए, एक साइड में याक की मात्रा क्या हो? अधिक पाई जाए। इसमें श्वेत पीतक केंद्र पीत की फ्लास्क रूपी पिंड के चारों ओर पीत और श्वेत, इसमें श्वेत पीतक के चारों ओर जो होता है, इसमें श्वेत पीतक की केंद्रीय फ्लास्क रूपी पिंड के चारों ओर पीत, एलो और श्वेत पीतक के एकांतर स्तर व्यवस्थित होते हैं। इनमें एकांतर क्रम में ये स्तर श्वेत और एलो स्तर, जो श्वेत और एलो स्तर याक में होता है, एकांतर क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। श्वेत पीतक के फ्लास्क रूपी पिंड को, श्वेत स्तर के जो फ्लास्क रूपी पिंड बनता है उसे क्या कहा जाता है? लैटेब्रा कहा जाता है। श्वेत याक जो होता है, श्वेत पीतक जो होता है, उसको फ्लास्क रूपी संरचना बना लेता है, उसको क्या कहा जाता है? लेबेट्रा कहा जाता है। हम इनमें निषेचन की बात देखें, अगर इन चिक में निषेचन की बात करते हैं तो चिक में जो है निषेचन आंतरिक होता है। कैसे होता है? आंतरिक होता है। इनमें निषेचन प्रक्रिया जो है आंतरिक होता है। अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में निषेचन की क्रिया होती है। इनके अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उसके ऊपरी भाग में निषेचन की क्रिया होती है, जिसमें अंडाणु शुक्राणु मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इनमें जो है जनन, तो निषेचन क्रिया होता है इनमें। इस प्रकार का निषेचन क्रिया इसमें आंतरिक प्रकार का होता है। जब ये अंडे देते हैं तो उन अंडों पर बैठकर उन्हें सेते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंक्यूबेशन कहलाती है। उष्मायन, इंक्यूबेशन प्रक्रिया क्या कहलाती है? उष्मायन। उष्मा देते हैं, उष्मा देकर उसको सेते हैं। उष्मायन में पक्षी के वक्ष की उष्मा द्वारा अंडा गर्म हो जाता है। पक्षी अपने वक्ष को जो है अंडे से चिपका देता है और उसको गर्म करने की कोशिश करता है, तो उसमें उष्मायन देता है। चूजे में उष्मायन अवधि 21 दिन तक चलती है। चूजे में जो है उष्मायन की अवधि जो होती है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है, 21 दिन तक चलती है। कितने दिन तक? 21 दिन तक चलती है। चूजे में अंडा देने के समय तक विदलन और प्रारंभिक ग्रेस्टुलेशन पूर्ण हो जाते हैं। चूजे में अंडा देने के समय तक विदलन क्लीवेज जो होता है और प्रारंभिक ग्रेस्टुलेशन पूर्ण हो जाता है। अंडा जब तक अंडे देने के पहले ही इनमें गैस्ट्रुलेशन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ग्रेस्टुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। चूजे में जो क्लीवेज होता है वह डिस्काइडल प्रकार का या मीरोब्लास्टिक प्रकार का विदलन पाया जाता है। मीरोब्लास्टिक प्रकार का इनमें डिस्काइडल या मीरोब्लास्टिक प्रकार का इनमें क्लीवेज पाया जाता है। इनमें विदलन के बाद 16 से 32 कोशिकाएं बनने पर ब्लास्टोडिस्क मारूला अवस्था की संगत होती है। ब्लास्टोडिस्क जो बनता है वह मारूला के जैसे दिखाई देता है। 16 से 32 कोशिकाएं बनने पर ब्लास्टोडिस्क जो होता है, ब्लास्टोडिस्क जो बनती है वह मारूला के समान दिखाई देता है। ब्लास्टोडिस्क कटकर एक ब्लास्टोडर्म की परत बनाती है। ब्लास्टोडिस्क कटकर जो है एक ब्लास्टोडर्म की परत बनाती है। इसके बाद आता है, हम लोग देखते हैं कि ब्लास्टुलेशन कैसे होता है। अभी तो ब्लास्को डिस्क कट कर एक ब्लास्टोडर्म की परत बनाती है। ब्लास्टोडर्म की परत जो है अब ब्लास्टुला का निर्माण करेगी। तो ब्लास्टुला का निर्माण करने के लिए कैसे हम लोग देखते हैं, ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया देखेंगे। ब्लास्टोडर्म का स्वतंत्र किनारा तेजी से वृद्ध करके पीतक के ऊपर फैल जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, ब्लास्टोडर्म बनता है। ब्लास्टोडर्म के बाद क्या होता है? उसका स्वतंत्र किनारा तेजी से वृद्ध करता है, पीतक के ऊपर फैल जाता है। याक के ऊपर ब्लास्टोडर्म क्या होता है? फैल जाता है। सब जर्मिनल लेयर बनने के बाद, सब जर्मिनल गुहा के बनने के कारण केंद्रीय भाग पीतक से
पृथक हो जाता है। केंद्रकी भाग जो होता है पीतक से पृथक हो जाता है, जिसमें दो क्षेत्र जैसे एरिया पेल्यूसिडा, एरिया ओपेका, एरिया पेल्यूसिडा, एरिया ओपेगा ओपेका का निर्माण होता है। एरिया पेल्यूसिडा और एरिया ओपेका का निर्माण होता है इनमें। किस कारण? इसमें सब जर्मिनल गुहा के बनने के कारण केंद्रीय भाग पीतक से पृथक हो जाता है। जो याक होता है केंद्रीय भाग उसका याक से क्या होता है, पृथक हो जाता है। इनमें दो क्षेत्र बनते हैं। जो ब्लास्टोलाइसिस में तब क्या होता है, इनमें दो क्षेत्र बनते हैं, एरिया पेल्यूसिडा और एरिया ओपेका एरिया ओपेका और एरिया पेल्यूसिडा दो क्षेत्र इनमें बनते हैं। एरिया पेल्यूसिडा मुख्य भ्रूण का शरीर बनाता है। ध्यान दीजिए, एरिया पेल्यूसिडा जो होता है मुख्य भ्रूण का एम्ब्रियो का शरीर बनाता है, और एरिया ओपेका सहायक भ्रूण संरचनाएं बनाती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो एरिया पेल्यूसिडा जो होता है भ्रूण का शरीर बनाता है, और एरिया ओपेका जो होता है सहायक भ्रूण एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाता है। चूजे में यह अवस्था ब्लास्टुला अवस्था की संगत होती है। मतलब भ्रूण का एरिया पेल्यूसिडा जो भ्रूण बनाता है, और एरिया ओपेगा जो है भ्रूण से संबंधित जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। चूजे की यह अवस्था जो होती है ब्लास्टुला अवस्था की संगत होती है। ब्लास्टुला की अवस्था की क्या होती है, संगत होती है। लेकिन ब्लास्टुला अवस्था हम नहीं कहते हैं इन्हें, क्योंकि यह उपजनन गुहा के वास्तविक ब्लास्टोसील न होने के कारण यह कूटपूर्वक सीडोब्लास्टुला कहलाता है। आपसे पूछा जाए चिक एम्ब्रियो में किस प्रकार के ब्लास्टुला परत बनता है, तो सीडोब्लास्टुला बनता है, सीडो कूटपूर्वक बनता है। क्योंकि जनन गुहा का वास्तविक डेवलपमेंट न होना, जनन गुहा इसमें वास्तविक डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए इसे सीडोब्लास्टुला कहते हैं। जनन गुहा जो बनती है वास्तविक ब्लास्टोसील, उपजनन गुहा जो बनती है ब्लास्टोसील गुहा का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसीलिए सीडोब्लास्टुला कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सीडोब्लास्टुला कहते हैं। इनका जो ब्लास्टुला बनता है वो किस प्रकार का होता है, सीडोब्लास्टुला प्रकार का होता है। अब आता है प्यारे दोस्तों ग्रेस्टुलेशन की क्रिया। ग्रेस्टुलेशन की क्रिया कब होती है, ये अंडे दिए जाने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। अंडे दिए जाने से पहले ही ग्रेस्टुलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे एक स्त्री ब्लास्टुला, देखिए जब मुर्गी अंडा देने से पहले, अंडा बाहर उसके शरीर से बाहर निकलने से पहले ही, अंडे देने से पहले ही ग्रेस्टुलेशन जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे एक स्त्री ब्लास्टुला, मतलब एक स्त्री ब्लास्टुला जो बना था द्विस्त्री ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है। एक स्तर का ब्लास्टुला होता है और द्विस्तर का क्या किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेस्टुला में परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टोडर्म के इसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोडर्म के विपटन, मतलब जो ग्रेस्टुला बनता है उसमें ब्लास्टोडर्म जो होता है, ब्लास्टोडर्म के विपटन मतलब अलग होने से वह एपीब्लास्ट या एक्टोडर्म, अंत में हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म का बन जाता है। क्या, एपीब्लास्ट ये कहो या एक्टोडर्म कहो, एपीब्लास्ट कहो या एक्टोडर्म कहो, हाइपोब्लास्ट कहो या एंडोडर्म कहो, ये दो लेयर बन जाती है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट या एक्टोडर्म या एंडोडर्म लेयर बन जाती है। एपीब्लास्ट में भावी न्यूरल प्लेट बन जाती है। एपीब्लास्ट से क्या बनता है, एपीब्लास्ट से भावी न्यूरल प्लेट बनती है, नोटोकार्ड बनते हैं, मेसोडर्म, और देखिए तीन चीज़ें, एपीब्लास्ट से न्यूरल प्लेट, नोटोकार्ड, मेसोडर्म बनते हैं, और एक्टोडर्म विकसित हो जाते हैं। ये ध्यान दिए, और एक्टोडर्म विकसित हो जाते हैं। एपीब्लास्ट से क्या क्या बनता है, एपीब्लास्ट से न्यूरल प्लेट, नोटोकार्ड, मेसोडर्म, एक्टोडर्म विकसित हो जाते हैं। एपीब्लास्ट जो होता है जिसे हम एक्टोडर्म भी कहते हैं, एपीब्लास्ट या एक्टोडर्म कहते हैं, इनसे क्या विकसित होते हैं, न्यूरल प्लेट, नोटोकार्ड, मेसोडर्म, एक्टोडर्म विकसित हो जाते हैं। तो एक्टोडर्म ये विकसित होते हैं दो पहली लेयर से, जिसे एपीब्लास्ट कहते हैं, जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, और दूसरी लेयर जो बनती है हाइपोब्लास्ट जो होती है, एंडोडर्म जो बनती है, एंडोडर्म से क्या बनता है, हाइपोब्लास्ट, एंडोडर्म अस्तर बनाता है, दूसरा भाग ग्रेस्टुला की आंतरिक गुहा बनाता है। ग्रेस्टुला की हाइपोब्लास्ट जो बनता है या ग्रेस्टुला की आंतरिक गुहा बनाता है, जिसे आर्केंट्रॉन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हाइपोब्लास्ट से क्या बनता है, एंडोडर्मल अस्तर बनता है, एंडोडर्मल आंतरिक गुहा, एंडोडर्मल अस्तर बनता है, जो आंतरिक गुहा आर्केंट्रॉन कहलाती है, जिसे हम आंतरिक गुहा आर्केंट्रॉन कहते हैं। ये था प्यारे दोस्तों ग्रेस्टुलेशन की कंडीशन थी, जिसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के द्वारा क्या बनता है, एपीब्लास्ट से क्या बना, न्यूरल प्लेट, नोटोकार्ड, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये सब विकसित हुए। हाइपोब्लास्ट से क्या बना, एंडोडर्म अस्तर बनता है, एंडोडर्म का लेयर बनता है, जो ग्रेस्टुला की आंतरिक गुहा आर्केंट्रॉन कहलाता है, जिससे ग्रेस्टुला की आंतरिक गुहा आर्केंट्रॉन कहते हैं, हाइपोब्लास्ट से बनता है। अभी तक प्यारे दोस्तों हम लोगों ने देखा कि
कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया था। एपीब्लास्ट के द्वारा एक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट के द्वारा एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया था। अब हम लोग देखते हैं कि मीजोडर्म का निर्माण कैसे होता है। इनमें मीजोडर्म का निर्माण कैसे होता है। मीजोडर्म का निर्माण जो होता है, एपीब्लास्ट की कोशिकाएं सब दिशाओं में, मतलब सभी दिशाओं में पेल्यूसिटा क्षेत्र के मध्य रेखा की ओर गति करते। पेल्यूसिटा का जो क्षेत्र होता है उस साइड में एक गति करते हैं, उस साइड में पेल्यूसिटा की ओर गति करते हैं। और भ्रूण के पुच्छी सिरे पर पेल्यूसिटा क्षेत्र में लेटरल प्लेट बनाते हैं। लेटरल प्लेट मीजोडर्म कोशिकाओं के एकत्र होने से, वहाँ पे मेजोडर्म कोशिकाएं एकत्र होती हैं। लेटरल प्लेट पर मेजोडर्म की कोशिकाएं एकत्र होने से क्या बनती है, प्रिमिटिव स्टिक बनती है, प्रिमिटिव आद्र रेखा, जिसे हम प्रिमिटिव स्टिक का नाम से जानते हैं। तो प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण कहाँ होता है, लेटरल प्लेट मेजोडर्म कोशिकाओं का। देखिए, भ्रूण के पुच्छी सिरे पर पेल्यूसिटा क्षेत्र में लेटरल प्लेट मेजोडर्म कोशिकाओं के एकत्र होने से वहाँ पे क्या बनता है, प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण होता है। प्रिमिटिव भ्रूण के पूंछ के मध्य सिरे, पूंछ के जो लेटरल प्लेट भ्रूण के पुच्छी सिरे पर पेल्यूसिटा क्षेत्र में लेटरल प्लेट मेजोडर्म कोशिकाओं के एकत्र होने से लेटरल प्लेट मेजोडर्म कोशिकाएं कहाँ एकत्र होती है, पेल्यूसिटा क्षेत्र में एकत्र होती हैं। पेल्यूसिटा क्षेत्र में जब ये लेटरल प्लेट मेजोडर्म कोशिकाएं एकत्र होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रिमिटिव स्टिक बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण होता है। इस आद्य प्रिमिटिव रेखा का निर्माण जो होता है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में मेजोडर्म की परत बनाती है, जिसे भ्रूण की तीसरी स्तर बन जाती है, त्रिस्तरीय बन जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बन जाते हैं। तो एक 3 लेयर बन गई, एपीब्लास्टिक ऊपर और उसके बाद मेजोडर्म और फिर हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से मेजोडर्म की तीसरी परत बन जाती है। भ्रूण की तीसरी परत कौन सी बनती है, मेजोडर्म की बनती है। दोनों परतों के लास्ट में बनती है, पहले एक्टोडर्म बनती है, एक्टोडर्म बनती है, एक्टोडर्म बनती है। उसके बाद क्या, एंडोडर्म बनती है। फिर तब मेजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। मेजोडर्म, इन दोनों लेयर के बाद एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बाद कौन सा लेयर बनती है, मेजोडर्म बनती है। कौन सी बनती है, मेजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं, इनमें तीनों लेयर तो बन गई। अब तीनों लेयर के द्वारा जो अंगों का निर्माण कैसे होता है, अंग का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो एपीब्लास्ट जो एक्टोडर्म बनाती है, एपीब्लास्ट की एक सक्रिय पट्टी नोटोकॉर्ड कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। एपीब्लास्ट की एक सक्रिय पट्टी जो नोटोकॉर्ड होती है कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। ये कोशिकाएं नोटोकॉर्डल प्रवर्ध होती हैं, नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनाती हैं, जो रूपांतरित करके नोटोकॉर्ड का निर्माण करती है। देखिए, एपीब्लास्ट की सक्रिय पट्टी जो होती है, उनमें जो पट्टियाँ पाई जाती है एपीब्लास्ट की, वो नोटोकॉर्ड की कोशिकाओं द्वारा बनी होती हैं। एपीब्लास्ट की एक सक्रिय पट्टी जो होती है वो नोटोकॉर्ड की कोशिकाओं द्वारा बनी होती हैं। एपीब्लास्ट की जो एक्टोडर्म की सक्रिय पट्टी होती है उसमें नोटोकॉर्ड कोशिकाओं द्वारा वे निर्मित होती हैं। नोटोकॉर्ड कोशिकाओं द्वारा क्या होती है, वो बनी होती हैं। और इन कोशिकाओं द्वारा ही नोटोकॉर्ड प्रोसेस बनाती हैं। ये नोटोकॉर्ड प्रोसेस बनाती हैं जो बाद में रूपांतरित होकर नोटोकॉर्ड का निर्माण करती हैं। नोटोकॉर्ड प्रवर्त बनाती हैं जो बाद में रूपांतरित होकर नोटोकॉर्ड का निर्माण करती हैं। तो एक्टोडर्म की कोशिकाओं पे एक सक्रिय पट्टी पाई जाती है, जहाँ पे नोटोकॉर्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं, निर्मित होती हैं, उन्हीं के द्वारा बनी होती है। नोटोकॉर्ड प्रवर्त और नोटोकॉर्ड क्या करती है, प्रोसेस बनाती हैं, प्रवर्त बनाती हैं, और उन्हीं प्रवर्त के द्वारा जो है नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। आद्य रेखा के ठीक सामने जो प्रिमिटिव रेखा होती है के ठीक सामने न्यूरल प्लेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। आद्य रेखा जो प्रिमिटिव स्टिक बनती है, न्यूरल प्लेट कोशिकाएं या न्यूरल खांच पाई जाती है। तो न्यूरल प्लेट कोशिकाएं वहाँ पे पाई जाती हैं एवं न्यूरल खांच, न्यूरल ग्रुप बनाते हैं। ये दोनों पार्श्वों में न्यूरल वलयों द्वारा घिरी होती हैं। ये दोनों न्यूरल ग्रुप बनाते हैं, दोनों पार्श्वों से न्यूरल वलयों द्वारा घिरी होती है। दोनों ओर से बलन बढ़कर मध्य पृष्ठ रेखा पर संयुक्त होकर एक न्यूरल ट्यूब बनाती हैं। एक न्यूरल ट्यूब बनाती है कौन, न्यूरल खांच और न्यूरल प्लेट कोशिकाएं। ये क्या बनाती है, न्यूरल खांच बनाती है, संयुक्त होकर क्या बनाती है, ये दोनों पार्श्व से न्यूरल वलयों द्वारा घिरी होती है। मतलब तो न्यूरल प्लेट कोशिकाएं जो हैं ये न्यूरल खांच न्यूरल ग्रुप बनाती हैं। ये दोनों पार्श्वों से, दोनों साइड से न्यूरल वलयों द्वारा घिरी होती हैं। न्यूरल वलय के द्वारा क्या होती हैं, घिरी होती हैं। दोनों ओर से वलय बढ़कर
दोनों ओर से जब बल बढ़ता है तो मध्य पृष्ठ रेखा पर संयुक्त होकर के एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे न्यूरल ट्यूब कहते हैं। अगले सिरे पर न्यूरोपोर द्वारा खुलती है। न्यूरोपोर के द्वारा अगले सिरे पर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? न्यूरल प्लेट कोशिकाओं के मिलन से, मतलब दो पार्श्वों से न्यूरल प्लेट की कोशिकाएं जब मिलती हैं तो उनके द्वारा ही न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जो अगले सिरे पर न्यूरोपोर के द्वारा खुलती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, नोटोकार्ड। इनमें नोटोकार्ड के दोनों ओर नोटोकार्ड किससे बनता है? एपिब्लास्ट की सक्रिय कोशिकाओं में जहाँ पे नोटोकार्ड कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा नोटोकार्ड का फॉर्मेशन होता है। नोटोकार्ड की दोनों ओर साइटिक मेजोडर्मल जो घनाकार होता है एक श्रेणी बनाता है, जो मध्य कोर की कायखंड मेजोब्लास्टिक सोमाइट्स कहलाता है। तो नोटोकार्ड के दोनों ओर सोमाइटिक मेजोडर्म जो घनाकार होकर मध्य कोर की मेजोब्लास्ट सोमाइटिक्स बनाता है। कायखंड की संख्या के आधार पर इस सोमाइट की संख्या के आधार पर भ्रूण के आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो की आयु का अनुमान सोमाइट के द्वारा ही लगाया जाता है। किसके द्वारा? सोमाइट्स कितनी सोमाइट्स हुआ, उनकी संख्या के आधार पर इनके एज का पता लगाया जाता है। कितनी सोमाइट हुई, कितनी इनकी एज होगी, कितने समय इनमें गुजर चुका है। सोमाइट के आधार पर हम की आयु की अनुमान लगाते हैं। एम्ब्रियो की आयु का अनुमान हम लगाते हैं किसके आधार पर? सोमाइट्स के आधार पर। अगला पॉइंट है एक्टोडर्म और मेजोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ मिलकर, देखिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ मिलकर सोमेटोप्लूरल या स्प्लैंक्नोप्लूरल का निर्माण करती हैं। इन दोनों मेजोडर्म स्तरों के बीच में सीलोम का निर्माण होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में किसका? मेजोडर्मल अस्तर का निर्माण होता है, और इसी को एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ही सीलोम का निर्माण होता है। मेजोडर्मल अस्तर के बीच में सीलोम, मेजोडर्मल जो अस्तर बनता है उन्हीं में सीलोम का निर्माण होता है। मेजोडर्म बनता है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेजोडर्म बनता है। मेजोडर्म में ही क्या बनते हैं? सीलोम का फॉर्मेशन होता है। जो इनमें सीलोम का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मेजोडर्म अस्तर होता है उन्हीं में सीलोम का फॉर्मेशन होता है। इनमें जो होता है, जब पक्षी अंडे देती हैं तो उसमें उस्मायन के तीसरे दिन तक अधिकतर अंग बन जाते हैं। उस्मायन जो एक गर्मी देती है अंडे को, तीसरे दिन अधिकतर इनके अंग बन जाते, चूजे में अधिकतर अंग बन जाते हैं। क्लोम छिद्र शुरू से कुछ दिनों पर रहते हैं। क्लोम छिद्र जो होते हैं भ्रूण में, एम्ब्रियो में कुछ दिन तक रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं? शीघ्र ही बंद हो जाते हैं। क्लोम जो होता है डेवलपमेंट में दर्शाता है, तो क्लोम छिद्र जो होते हैं कुछ समय तक रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या होते हैं? कुछ दिनों के बाद बंद हो जाते हैं। ब्लास्टोडर्म की इनमें जो है ब्लास्टोडर्म की अंतरण जो मेजोडर्म होती है, जो मेजोडर्म की कोशिकाएं होती है वहाँ पे जो होती है ब्लड कैपिलरी का विकास होता है। ये कोशिकाएं आपस में संयुक्त होकर ब्लड कैपिलरी विकसित होती है। ये कोशिकाएं आपस में बड़ी पीतक शिराएँ बनाती हैं, वाइटेलाइन वेंस बनाती हैं। ये पतली पतली कोशिकाएं जो होती हैं, पतली कोशिकाएं ब्लड की जो संयुक्त होकर जो ब्लड कैपिलरी बनाती हैं, और छोटी छोटी कोशिकाएं संयुक्त होकर बड़ी पीतक शिराएँ वाइटेलाइन वेंस बनाती हैं। मतलब ये मेजोडर्म में पाई जाती हैं। जो ब्लड वाहिकाएँ बनती हैं ये सब कहाँ पाई जाती हैं? मेजोडर्म में पाई जाती हैं। अगले शिराएँ जो है मेजोडर्म से रुधिर शिराएँ का विकास होता है। मेजोडर्म के द्वारा इनका विकास होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। और इनमें जो है चिकने संवहन क्षेत्र में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है। चिकने संवहन क्षेत्र के रुधिर कणिकाओं का निर्माण करते हैं। चिकने संवहन क्षेत्र जो होते हैं वहीं से रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। संवहन रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। संवहन क्षेत्र ही रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से चिक एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट था ये यहाँ पे समाप्त होता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।